क्लास इज एट यूके। आज 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे हम जीके के, और ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और जितने भी मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको सारा मिक्सअप है, ठीक है। एक करंट अफेयर क्लास में आपके कल लेके आई थी, तो बीच बीच में हम क्या करेंगे ना, करंट अफेयर भी आपको कराते रहेंगे। हफ्ते हफ्ते मतलब 1 वीक का करंट अफेयर मैं आपको करवाती रहूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी एक कृत्रिम झील है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल और रेणुका। इनमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाता है, जो कृत्रिम झील है वो आपकी कोडाई कनाल। और ये कोडाई कनाल झील जो है ये आपके कौन से राज्य में पड़ेगी? ये आपके आएगी तमिलनाडु में, कोडाई कनाल झील। ऊपर से और आगे देखें तो ये कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, और नैनीताल झील जो ये उत्तराखंड में है, और रेणुका आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कृत्रिम झील वो आपकी कोडाई कनाल है, और ये है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 आया, एक आता है भारत शासन अधिनियम आपका 1919, और उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी के आधार पे भारत का संविधान, आधे से ज़्यादा भारत का संविधान जो है वो इसी की प्रतिकृति है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसमें क्या है, एक संघ की बात की गई थी, अखिल भारतीय संघ। अगर आपने 1935 का भारत शासन अधिनियम ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। अब जब उसमें अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी तो उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह किसे दी गई थी, हमें ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय विधानमंडल या प्रांतीय राज्यपाल। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत जो अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी तो वहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान का अधिकार है एक, ठीक है। मतदान का अधिकार दिया जाता है, तो मतदान का अधिकार कौन सा है? क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये प्राकृतिक है, क्या ये संवैधानिक है या कानूनी अधिकार है? तो जो मतदान का अधिकार यानी राइट टू वोट है वो है एक कानूनी अधिकार। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। और आपका जो अनुच्छेद आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम शायद आपका 1989 में ऐसे कुछ आया था। तो यहाँ पर क्या था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और 1990 का तो पता नहीं, लेकिन ये शायद 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और कैसा अधिकार है मतदान का अधिकार? कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना 4 ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी, राज बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा या लाला हरदयाल। तो जो ये आपका इंडिया हाउस था ये था एक्चुअल में आपका इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी लंदन में, और ये की गई थी 1905 में। अभी किसके द्वारा की गई थी ये हमें देखना है। तो इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में, और ये की जाती है 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जब भारत में प्रथम आक्रमण होता है उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? बाबर के बाद यहाँ पे मुग़ल काल शुरू होता है ना, उससे पहले दिल्ली में क्या चल रहा था? भारत में सल्तनत काल चल रहा था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था जब बाबर का आक्रमण होता है? तो 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक। तो बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये आपका जो दिल्ली सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम था वो था आपका लोदी वंशी था, ठीक है। तो उस समय कौन था? आपका इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे था। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? सबसे पहला जो अंग्रेज व्यापारी भारत में आता है वो आपका है कैप्टन हॉकिंस। अभी ये कैप्टन हॉकिंस है, यह किसके दरबार में भारत आता है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बहादुर शाह जफर। तो
तो कैप्टन हॉकिंस आता है आपके जहांगीर के दरबार में, और ये आता है आपके 1608 में। और जो जहांगीर है वही यहाँ क्या करता है, अंग्रेज़ों को बसाने के लिए जगह देता है, परमिशन देता है। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था आपका कैप्टन हॉकिंस, सन 1608 में भारत आया था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन शुरू होता है आपका 1920 में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन हमें बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर या लखनऊ। तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है उसमें असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जब चौरी चौरा की घटना होती है 1922 में, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। और असहयोग आंदोलन शुरू किस कारण से होता है? अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, खैर उस कारण से होता है, लेकिन जब 1900 रॉलेट एक्ट वगैरह आते हैं आपका, तो इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे असहयोग आंदोलन को शुरू करने की एक रणनीति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? हमारे संविधान में कितना लिखा गया है? अब तो संशोधन हो गया है खैर, लेकिन जब संविधान हम पढ़ते हैं तो संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 545, 550, 552 या 250। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर संविधान के अनुसार कितना है आपका? 552 हो जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, संविधान संशोधन हुआ है, तो उसके तहत क्या किया गया है, जो 2 आपके एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, ठीक है, जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, ये अब नहीं मनोनीत होंगे, ये हटा दिए गए हैं। तो अब जो, लेकिन अब वर्तमान अगर बोला जाए कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तब हम आंसर 550 करेंगे। लेकिन जो संविधान के अनुसार चला आ रहा था, वहाँ पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या थी 552। हालांकि अभी कितने इलेक्टेड होते हैं, अभी संख्या है आपका 545। ठीक है, लेकिन जो अधिकतम सदस्य संख्या थी वो थी 552, और संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में अब कितनी हो गई है? 550। तो 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे ना। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की भाषा समझ के उसका आंसर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदन को बुलाना, सत्रावसान करना, ये कौन काम करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष तो आपका होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और राष्ट्रपति आपका भारत का, उपराष्ट्रपति आपका क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री तो आपके देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा का नेता भी होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों सदनों का सत्रावसान करेगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। यह दोनों सदनों का सत्रावसान तो सत्रावसान भी करता है, और दोनों सदनों को अगर आहूत या बुलाता है तो ये कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 4 ऑप्शन है, 1950, 1953, 1955 या 1973। तो आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इसका गठन किया गया था 1953। और उसके बाद क्या हुआ था, भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठित किया गया था वो था आपका आंध्र प्रदेश। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और यह कब गठित किया गया था? आपके 1955 में गठित किया गया था। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश 1955 में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है 1953। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? दोहरी है, एकल नागरिकता है, बहुनागरिकता है, या भारतीय संविधान में कोई नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं? अगर आपने संविधान पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, मैं आपको ये क्वेश्चन तभी करवा रही हूँ अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने रीडिंग करी है अच्छे से। ठीक है, अगर आपके पास एग्ज़ाम का समय कम है, हालांकि अभी आप रीडिंग कर सकते थे, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए
एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के साथ थोड़ी बहुत डिटेल भी मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान में नागरिकता की, तो भारतीय संविधान में बात की गई है नागरिकता एकल। आप जब भी कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो आपसे नागरिकता पूछी जाती है, आपके लिखते हैं इंडियन या भारतीय लिखते हैं, ठीक है। और भारत में जो नागरिकता के जो आपके नागरिकता के जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 7 से 11। ये क्या है, भारत में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी? आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो रेगुर मिट्टी है, इसकी प्राप्ति हमें होती कहाँ से है? लावा से, बालू से, चूने से या ग्रेनाइट से? तो जो रेगुर मिट्टी है, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, इसकी प्राप्ति होती है हमारी लावा से, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो लावा की चट्टानें हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है? आपको काली मिट्टी की प्राप्ति होती है, ठीक है। लावा निर्मित है ना पूरा क्षेत्र, ये साउथ का आपका जो पठारी, दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, ये लावा निर्मित कहा जाता है। और यहीं पर काली मिट्टी, और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? आपकी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है? आपकी उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीग्राम वन्य अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम वन्य अभयारण्य कौन से जानवर के लिए? गैंडे के लिए, हाथी के लिए, कश्मीरी मृग के लिए या शेर के लिए? तो अगर आप जानते हैं कि दाचीग्राम वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो आप बता सकते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपका दाचीग्राम वन्य अभयारण्य जो पड़ेगा, वो पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपका प्रसिद्ध है कश्मीरी मृग के लिए, दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और कहाँ पर पड़ेगा? आपके जम्मू कश्मीर में। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, एल्मिस्टी ज्वालामुखी। आपके एग्ज़ाम से पहले क्या किया जाएगा? आपके लिए ज्वालामुखी धाराएं वगैरह की एक छोटी 5-10 मिनट का वीडियो बना के आपके लिए लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं एल्मिस्टी ज्वालामुखी। तो यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्वे, ब्राज़ील, इटली या पेरू। एल्मिस्टी ज्वालामुखी जो है आपका पेरू में है, ठीक है। और इटली में कौन सा है? आपका एटना है, ठीक है, एटना है, आपका विसुवियस है। ये वाले ज्वालामुखी कहाँ आपके पाए जाते हैं? इटली में है, ठीक है। और एल्मिस्टी आपका पेरू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक जानवर कौन सा है? जाइंट पांडा, पोलर बियर, एशियाई शेर या हिम तेंदुआ? तो जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, अगर आपने इसका लोगो देखा होगा तो उसमें जो प्रतीक जानवर है उसका पिक्चर बना हुआ है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका जाइंट पांडा। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक जानवर आपका जाइंट पांडा। और ये क्या है? आपका संकटाग्रस्त जाति है, इसलिए आपका जाइंट पांडा इसका क्या है? प्रतीक जानवर है। नेक्स्ट है, रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? अब एग्जाम में ऐसी भाषा में ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। रक्त स्पंदन यानी रक्त का जब थक्का बनता है तो उसमें कौन सा विटामिन हमें चाहिए होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन बी, ठीक है। तो जो रक्त का थक्का बनता है, रक्त स्पंदन में जो विटामिन क्रियाशील होता है वो है आपका विटामिन के, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन के जरूरी होता है। चलिए, अश्वघोष किसके दरबार में राजकवि थे? राजकवि और राजकवियों की पुस्तकों का नाम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है एंशियंट हिस्ट्री से मोस्टली, ठीक है। अब तो खैर मुग़ल काल से भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एंशियंट से ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अश्वघोष थे वो किसके दरबार के राजकवि थे? यहाँ पे है अशोक,
चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो जो अश्वघोष थे वो थे आपके कनिष्क के दरबार में राजकवि थे, ठीक है। और कनिष्क आपके किससे संबंधित हैं? कनिष्क थे कुषाण वंश से, ये थे आपके सिल्क रूट से संबंधित थे, ठीक है। और जब आपकी चौथी बौद्ध संगीति होती है तो ये किसके शासनकाल में होती है? ये आपके कनिष्क के शासनकाल में ही होती है। और चौथी बौद्ध संगीति जो होती है आपकी कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पर होती है? आपकी कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी एक के बाद एक जो चीज़ें हमें आपको बताते रहते हैं, ये एक आपको कहानी की तरह याद कब होती है? जब आप पूरी थॉरो स्टडी करते हो। हमारे हिसाब से तो अगर आप ऐसे केवल क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम नज़दीक है तो इस प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना चाहिए? थॉरो स्टडी थोड़ा करनी चाहिए, ठीक। तो अश्वघोष थे आपके कनिष्क के दरबार में राजकवि, कनिष्क थे कुषाण वंश के, कनिष्क सिल्क रूट जो था वो कनिष्क के टाइम पे सिल्क रूट से वो व्यापार था, ठीक है। और ये सिल्क रूट से टैक्स लेता था कनिष्क। ये चीन क्या करता था? इस रास्ते व्यापार करता था, इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था, ठीक है। और कनिष्क के टाइम में क्या हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है दक्षिण गंगा, एक होता है आपका दक्षिण की गंगा, ठीक है। तो एक होता है दक्षिण की गंगा, एक होता है दक्षिण गंगा, ठीक है। तो हम दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, गोदावरी, दामोदर, कृष्णा और कावेरी। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा आपका कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। और एक होता है दक्षिण गंगा, ठीक है, आपका दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? आप हमें ज़रूर इसे कमेंट में बताएंगे। दो क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक होता है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण की गंगा। तो फिलहाल हमारे पास दक्षिण की गंगा है जो है कावेरी नदी। चलिए, ब्लॉकचेन तकनीकी किससे संबंधित है? वर्तमान में ब्लॉकचेन तकनीकी बहुत ज़्यादा चलन में है। तो ब्लॉकचेन तकनीकी किससे संबंधित है? क्या वो क्रिप्टो करेंसी से है, हृदय रोग उपचार से है, भवन निर्माण से है, या ये आभूषण निर्माण से संबंधित है? तो जो आपका ब्लॉकचेन तकनीकी है यह संबंधित है आपकी क्रिप्टो करेंसी से, ठीक है। ये क्या है? आपकी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है आपका ब्लॉकचेन तकनीकी, ठीक। और जो आपका बिटकॉइन वगैरह है ना, क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिटकॉइन वगैरह आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है। तो इससे संबंधित क्या है? आपका ब्लॉकचेन तकनीकी। और अगर आप कोई मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ब्लॉकचेन तकनीकी डिटेल में भी पूछ लिया जाता है। फिर क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक का? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो है आपके केरल का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो होता है आपका वो होता है आपका कुचिपुड़ी। और आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नृत्य की बात करें तो ये आपका आता है भरतनाट्यम, ठीक है। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन हमने आज आपको करवाया और 20 के साथ जो हमने आपको डिटेल दी तो कम से कम आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए।